तरल दवा उसके पेट में पिघल गई और सिद्धार्थ ने जल्दी से अपने दिमाग का उपयोग करके उसे निर्देशित किया, तरल दवा को फैलाया और उसे उसके अंगों और हड्डियों में एकीकृत किया। आमतौर पर जब योद्धा औषधि को अवशोषित करते हैं तो वे इसे अपने डांटियन में एकीकृत करते हैं और फिर इसे शरीर के सभी भागों में पहुंचाते हैं। हालांकि सिद्धार्थ की कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं है, इसलिए उसका डेंटियन खाली है और ऊर्जा संग्रहित नहीं कर सकता है। औषधीय शक्ति केवल प्रत्येक कोशिका में ही फैल सकती है। हालांकि ये दवाएं साधारण जड़ी बूटियां हैं, लेकिन सिद्धार्थ द्वारा मिलान किए जाने के बाद इनमें अत्यंत शक्तिशाली औषधीय प्रभाव होते हैं। जैसे ही औषधीय शक्ति शरीर में प्रवाहित हुई, अनगिनत छिद्र धीरे धीरे खुल गए और प्रत्येक कोशिका दम घुटने वाले व्यक्ति की तरह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलों की तरह अवशोषित करने लगी। बूम! सिद्धार्थ के शरीर से एक धीमी सी आवाज आई और मूल रूप से बंद मेरिडियन तुरंत खुल गए और सिद्धार्थ कराहने से खुद को रोक नहीं सका। जब अन्य लोग अभ्यास करते हैं तो वे अपने डांटियन में ऊर्जा का उपयोग करके बिना किसी दर्द के धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से मेरिडियन को खोलते हैं, लेकिन सिद्धार्थ ऐसा नहीं कर सका। उसे बाहरी ऊर्जा पर निर्भर रहना पड़ा, ठीक उसी तरह जैसे समुद्री पानी को नदी के मैदानों में भर देना। यह प्रचंड शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसका सामना हर कोई कर सके। बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं इस दर्द को याद रखूंगा। सिद्धार्थ ने अपने दांत पीस लिए। यदि किसी ने उसकी आध्यात्मिक जड़ें नहीं चुराई होती तो वह ऐसा पागलपन भरा तरीका क्यों अपनाता। बैंग बैंग बैंग! सिद्धार्थ के शरीर में लगातार विस्फोट हो रहे थे और उसकी तंत्रिकाएं एक के बाद एक खुल रही थीं। हर बार जब कोई मध्य रेखा खुलती थी तो लोंग चेन को तीव्र दर्द का अनुभव होता था। जब उसके शरीर की सभी नाड़ियां खुल गईं तो सिद्धार्थ लगभग बेहोश हो गया। उसे ठीक होने में 1 घंटा लगा। अब जब दर्द खत्म हो गया था तो सिद्धार्थ को लगा कि उसके शरीर के सभी छिद्र खुल गए हैं। जैसे ही वह सांस लेता था, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे उसके द्वारा अवशोषित हो रही थी। बहुत अच्छा, मेरिडियन खुल गई हैं और मैं अंततः अभ्यास कर सकता हूं। सिद्धार्थ ने उसके शरीर को महसूस किया। अब जबकि शिरोबिंदु खुल गए थे, वह स्वाभाविक रूप से छिद्रों के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, जिससे शरीर को पोषण मिलता था और वह मजबूत बनता था। यद्यपि उसकी शिरोबिंदु अभी अभी खुली थी, आध्यात्मिक ऊर्जा के परिवर्तन के बाद सिद्धार्थ पूरी ताकत से भर गया था। फुफुफ! एक मुक्का सीटी की आवाज के साथ मारा गया और सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। साधारण लोग जो साधना का अभ्यास करते हैं, उन्हें पहले ही संवेदन क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। केवल जब वे आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम हो जाते हैं, तभी वे क्यूई गैदरिंग क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि लोंग चेनजियान ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और एक नया रास्ता खोज निकाला। उन्होंने अपने रोमछिद्रों को खोलने के लिए औषधि की शक्ति का प्रयोग किया तथा स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को बलपूर्वक अपने मध्य रेखाओं में प्रवेश करने के लिए आकर्षित किया। इस प्रकार एक ही झटके में क्यूई गैदरिंग क्षेत्र में प्रवेश कर गए। हालांकि यह क्यूई एकत्रीकरण क्षेत्र इस तथ्य को संदर्भित करता है कि सिद्धार्थ का शरीर पोषित हो चुका है और क्यूई एकत्रीकरण क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। क्योंकि उसके पास कोई डेंटियन नहीं है और वह क्यूई को संघनित नहीं कर सकता, वह वास्तव में क्यूई एकत्रीकरण क्षेत्र में नहीं है। हालांकि मैंने अपनी मेरिडियन को बलपूर्वक खोल दिया है, लेकिन मेरा डेंटियन सच्ची क्यूई को संग्रहित नहीं कर सकता। मैं दूसरों के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। यह अभी भी काम नहीं करेगा। सिद्धार्थ ने अपनी स्मृति में काफी देर तक खोज की और अचानक अनगिनत कीमिया तकनीकों के बीच एक अनोखी मार्शल आर्ट स्मृति पाई, 9 सितारा हेजेमनी बॉडी तकनीक। सिद्धार्थ को आश्चर्य इस बात से हुआ कि 9 स्टार हेजेमनी बॉडी आर्ट उसके लिए ही बनाया गया था। यह एक गुप्त तकनीक थी जिससे मानव शरीर के रहस्यों का पता चलता था। इसने डेंटियन की नहीं बल्कि 9 सितारों की खेती की। 9 तारे मानव शरीर के 9 गुप्त खजाने हैं। यदि 9 गुप्त खजाने खोले जाते हैं तो यह 9 डेंटियन खोलने के बराबर है। यह देखकर सिद्धार्थ लगभग उछल पड़ा। हालांकि जब उसने बाद वाला भाग देखा तो सिद्धार्थ का दिल अचानक ठंडा हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि 9 सितारा आधिपत्य शरीर कला की साधना के लिए अनगिनत गोलियों के सेवन की आवश्यकता होती थी। पहले तारे फेंगफू तारे को संघनित करने के लिए ही अनगिनत ऊर्जाओं की आवश्यकता होगी। यदि वह ऊर्जा केवल बाह्य शक्तियों द्वारा अवशोषित की जाए तो उसे संघनित होने में 100 वर्ष लगेंगे। यदि आप पहले तारे को संघनित करना चाहते हैं तो आपको अमृत का उपयोग करना होगा और उनकी एक भयानक मात्रा, अन्यथा आप बिल्कुल भी अभ्यास नहीं कर पाएंगे।
लेकिन लॉन्ग परिवार अब कठिन वित्तीय स्थिति में है और उनके पास गोलियां खरीदने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हैं, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने जो गोली ली थी उसे गोली नहीं माना जा सकता। मुझे कुछ पैसे कमाने का कोई रास्ता खोजना होगा। सिद्धार्थ ने एक पल सोचा, अपने कपड़े बदले और कमरे से बाहर चला गया। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन इतनी बड़ी हवेली में चारों ओर केवल कुछ ही लोग थे, जो बेहद उजाड़ लग रहा था। लोंग चेन के पिता मार्क्विस जेन्युआन हमेशा सीमावर्ती क्षेत्र में रहते रहे हैं। वर्षों से सिद्धार्थ और उसकी मां को शाही राजधानी में हर कोई नीची नजर से देखता रहा है। यद्यपि उनके पास यह उपाधि है, फिर भी वे बहुत कठिन जीवन जीते हैं। मार्क्विस के पूरे भवन में केवल 1 दर्जन नौकरानियां और सेवक हैं, क्योंकि वे बहुत अधिक लोगों का भरण पोषण नहीं कर सकते। यह कहा जा सकता है कि सभी राजकुमारों में लोंग परिवार सबसे गरीब परिवार था और लोंग चेन सभी राजकुमारों में सबसे गरीब था। फेंगमिन साम्राज्य में मार्शल आर्ट संस्कृति फल फूल रही थी और हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था, लेकिन सिद्धार्थ के पास एक विशेष शारीरिक बनावट थी और वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में असमर्थ था, जिससे वह सभी के उपहास का पात्र बन गया। सिद्धार्थ के विपरीत सिद्धार्थ के पिता तियान जियाओ एक अद्वितीय मजबूत व्यक्ति थे जो सीमा की रक्षा करते थे। बर्बर लोगों की क्रूरता के बावजूद भी वे फेंगमिन साम्राज्य पर आक्रमण नहीं कर सके। लोंग तियानक्सियाओ फेंगमिन साम्राज्य का एक सैन्य देवता है, जबकि लोंग चेन एक बेकार प्राणी है जो क्यूई को भी महसूस नहीं कर सकता है। यह अवश्यंभावी है कि लोग खुद को बाघ पिता और कुत्ते पुत्र जैसा महसूस करेंगे। अनगिनत लोग उस पर हंसे, लेकिन सिद्धार्थ को इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि कुछ दिन पहले मनहुआंग हो के बेटे झो याओयान ने सिद्धार्थ पर यह कहकर हंसा था कि वह लोंग तियानक्सियाओ की संतान नहीं है। उस समय सिद्धार्थ बहुत गुस्से में था। यह स्पष्टतः उसकी मां की बेवफाई का अपमान था। सिद्धार्थ, जो पहले से ही क्रोध से अंधा हो चुका था, ने बेशर्मी से दूसरे पक्ष को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी। लेकिन दूसरा पक्ष क्यूई गैदरिंग के 7वें स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति था और वह एक साधारण व्यक्ति था जो क्यूई की भावना भी उत्पन्न नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल अपमान को आमंत्रित कर रहा था। तभी खबर आई कि सिद्धार्थ को बेहोश कर दिया गया और उसे लोंग परिवार के पास वापस भेज दिया गया। कुछ समय के लिए लोंग चेन पूरी शाही राजधानी में हंसी का पात्र बन गया। मार्क्विस के महल से निकलने के बाद सिद्धार्थ सीधे शाही राजधानी में बैकाओ दुकान पर गया, जहां सभी प्रकार की कीमती औषधीय सामग्रियां बेची जाती थीं और उसे जड़ी बूटियों के बाजार मूल्य को समझने की जरूरत थी। रास्ते में कई लोग सिद्धार्थ को बाहर आते देख उसकी पीठ पीछे उसकी ओर इशारा करने और बातें करने से खुद को रोक नहीं सके। सिद्धार्थ को पहले से ही इसकी आदत थी। साथ ही उसने मन ही मन उपहास किया कि उसके पिता ने सीमावर्ती बंजर भूमि पर कब्जा कर लिया था और पूरे फेंगमिन साम्राज्य में अभूतपूर्व योगदान दिया था। लेकिन तुम्हें क्या मिला? शाही राजधानी में उन दोनों मां बेटे को परेशान किया गया तथा उन्हें नीची नजर से देखा गया तथा उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला गया था। क्या यही इनाम है? मेरे पिता द्वारा संरक्षित लोगों के एक समूह ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। क्या यही इनाम है? लोंग चेन ने अपनी गति तेज कर दी। हालांकि उसे ऐसी नजरों से डर नहीं लग रहा था, फिर भी वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। लेकिन इस समय किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे, क्या यह राजकुमार सिद्धार्थ नहीं है? मैंने सुना है कि उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वह अपनी मां को भी नहीं पहचान पाया। आज वह जिंदा और लात घूमते हुए कैसे भाग रहा है? सिद्धार्थ के सामने भव्य कपड़ों में एक युवक जो लगभग 16 या 17 वर्ष का लग रहा था, 2 गार्डों के साथ सिद्धार्थ को उपहासपूर्ण भाव से देख रहा था। यह व्यक्ति भी एक शाही परिवार का राजकुमार है जिसका नाम ली हाओ है, लेकिन उसका पद ऊंचा नहीं है और उसकी स्थिति की तुलना लोंग चेन से नहीं की जा सकती। हालांकि फेंगमिन साम्राज्य में शीर्षक और स्थिति गौण हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज ताकत है। ली हाओ इस समय सड़क के बीच में खड़ा था। यदि सिद्धार्थ आगे निकलना चाहता था तो उसे उसके चारों ओर से निकल जाना होगा। यदि यह पहले वाला सिद्धार्थ होता तो वह पलटकर चला जाता, लेकिन आज सिद्धार्थ ने ली हाओ को देखा, अपना सिर हिलाया, आह भरी और कहा, लोग कहते हैं कि एक अच्छा कुत्ता सड़क को अवरुद्ध नहीं करता है। ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे कुत्ते नहीं हैं। सिद्धार्थ, ऐसा लगता है कि पिछली बार तुम्हें सबक नहीं सिखाया गया। क्या तुम फिर से पीट पीट कर मर जाना चाहते हो और मंच से नीचे फेंक दिया जाना चाहते हो? ली हाओ का चेहरा पहले तो बदल गया और फिर वह मुस्कुराया। तो तुम सिर्फ एक कुत्ते हो और तुम झो याओयान के बगल में गंदगी खाने के लायक नहीं हो। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। वह ऐसे व्यक्ति पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे अपना काम निपटाना था,
इसलिए उसे उसके पास से होकर गुजरना पड़ा। लोंग चेन, तुम मौत की तलाश में हो। ली हाओ का चेहरा क्रोध से भर गया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि सिद्धार्थ, जो हमेशा से ही कायर रहा था, इतना कठोर हो सकता है और उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। उसने सिद्धार्थ को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। सिद्धार्थ ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और बोलने ही वाला था कि अचानक एक व्यक्ति आया और ली हाओ पर चिल्लाया, ली हाओ, तुम ही मौत चाहते हो? तुम कौन होते हो जो मेरे भाई को धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो? जो आदमी आया था वह बहुत लंबा था, जो 18 या 19 साल का लग रहा था, लेकिन 9 फुट लंबा था, उन दोनों से एक सिर से भी ज्यादा लंबा, और उसका आभामंडल बहुत डरावना था। शी फेंग, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, बेहतर होगा कि आप दूसरे लोगों के काम में दखल न दें। जब ली हाओ ने शी फेंग को देखा तो वह डरपोक तरीके से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। शी फेंग भी एक राजकुमार था और उसकी स्थिति उसके समान थी, लेकिन शी फेंग क्यूई गैदरिंग के 8वें स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति था, जबकि वह केवल क्यूई गैदरिंग के 3रे स्तर पर था। इसके अलावा शी फेंग अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। सामान्यतः कहें तो उनके स्तर के बहुत कम लोग थे जो उनके प्रतिद्वंद्वी हो सकते थे। उसके पास शी फेंग को चुनौती देने का साहस नहीं था। भाई सिद्धार्थ, मैंने सुना है कि तुम्हें उस कमीने झो याओयान ने पीटा है। भाई, मैं तुम्हारा गुस्सा निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा। शी फेंग ने सिद्धार्थ को देखा और गुस्से से कहा। सिद्धार्थ ने अपने सामने खड़े बड़े आदमी को देखा और उसके दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। पूरे शाही राजधानी में शी फेंग एकमात्र व्यक्ति था जो उसके साथ भाई की तरह व्यवहार करता था। कोई बात नहीं, मैं अपना बदला लूंगा। चिंता मत करो, सिद्धार्थ मुस्कुराया और शी फेंग के कंधे पर थपथपाया। जब शी फेंग ने सिद्धार्थ को यह कहते सुना तो उसने सोचा कि सिद्धार्थ थोड़ा शर्मिंदा हो सकता है, इसलिए उसने इसके बारे में बात करना बंद कर दिया। चलो मेरे साथ टहलो, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा और शी फेंग को अपने साथ ले जाने वाला था। यह देखकर कि दोनों व्यक्ति वास्तव में उसके साथ हवा की तरह व्यवहार कर रहे थे, ली हाओ क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका और उसने शाप दिया, सिद्धार्थ, तुम कमीने, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे चुनौती दो। सिद्धार्थ ने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे उभर आए और उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? सिद्धार्थ की आवाज बहुत ठंडी थी, बर्फ की तरह, जिससे लोगों को हड्डियों तक ठंड का एहसास हो रहा था। ली हाओ कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसे लगा कि सिद्धार्थ आज थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने पहले ही एक बड़ा वादा कर दिया था। यदि वह इस समय डरपोक होता तो पूरी शाही राजधानी में उसकी हंसी का पात्र बन जाता। इसके अलावा उसने पहले भी कई बार सिद्धार्थ को परेशान किया था और उसने पूरी तरह से अनुभव के आधार पर काम किया था। उसके दिल में उठने वाले डर पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, क्या तुम चुनौती स्वीकार करने का साहस रखते हो? ली हाओ ने ऊंची आवाज में पूछा। कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं दांव बढ़ाना चाहता हूं, सिद्धार्थ ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। और दांव लगाओ? हाँ, तुम्हारा लॉन्ग परिवार पहले से ही गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तुम मुझसे क्या दाव लगाओगे? तुम्हारा घर, या अगर तुम हार गए तो तुम मेरे गुलाम हो जाओगे? ली हाओ ने उपहास किया। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि सिद्धार्थ के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई थी और वह मुस्कान थोड़ी भयावह थी। भाई शी, क्या आप मुझे अपनी कीमती तलवार उधार देंगे? लांग चेन ने पूछा। इसे लें। हालांकि शी फेंग कुछ हद तक अनिच्छुक था, फिर भी उसने लंबी तलवार सौंप दी। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, चुपके से यह बात ध्यान में रखते हुए, और ली हाओ से कहा, हालांकि यह तलवार शीर्ष श्रेणी का उत्पाद नहीं है, लेकिन इसकी कीमत भी 8000 सोने के सिक्कों के बराबर है। अब मैं इसे 5000 सोने के सिक्कों के बराबर मानूंगा। अगर तुम जीतते हो तो तुम तलवार वापस ले सकते हो। अगर तुम हारते हो तो मुझे 5000 सोने के सिक्के दे दो। कैसा रहेगा? ली हाओ का दिल द्रवित हो गया। शी फेंग के हाथ में जो तलवार थी वह बढ़िया स्टील से बनी थी और एक प्रसिद्ध शिल्पकार द्वारा बनाई गई थी। 8000 स्वर्ण मुद्राएं निश्चित रूप से इसके लायक थीं। अब जबकि इस मूर्ख सिद्धार्थ ने वास्तव में रास्ता रोकने के लिए इस चीज का उपयोग करने का साहस किया था, वह पहले से ही अपने दिल में बहुत खुश था। लेकिन उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे आश्चर्य है कि यदि आप हार गए तो क्या कोई आपके खिलाफ हो जाएगा और आपकी गलती को नकार देगा? चिंता मत करो, मैं शी फेंग हमेशा अपना वचन निभाता हूँ, शी फेंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ठीक है, चलो रिंग में चलते हैं और अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। अगर मैं आज तुम्हें बुरी तरह नहीं हरा पाया तो मुझे ली हाओ नहीं कहा जाएगा। ली हाओ बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सके और बहुत उत्साहित होकर बोले। सिद्धार्थ का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी।
ली हाओ झो याओयान के सामने सिर्फ एक कुत्ता था और उसे सिद्धार्थ द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया था। लेकिन उन्हें निशाना बनाने के पीछे उनकी क्या साजिश थी? हालांकि साजिश चाहे जो भी हो, एक दिन ऐसा आएगा जब सच्चाई सामने आ ही जाएगी। सिद्धार्थ और उसका समूह सीधे शाही राजधानी के बाहर एक अखाड़े में चला गया। फेंगमिन साम्राज्य में मार्शल आर्ट प्रबल है और लड़ाई अपरिहार्य है, इसलिए शाही राजधानी के बाहर एक जीवन और मृत्यु का मंच है जो व्यक्तिगत शिकायतों को निपटाने का स्थान है। यहाँ जब तक दोनों पक्ष सहमत होते हैं और जीवन और मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, एक बार जब वे रिंग में प्रवेश करते हैं, भले ही वे दूसरे पक्ष को मार दें, उन्हें शाही कानून द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा। सामान्य दिनों में यहाँ मनोरंजन देखने के लिए अनगिनत लोग आते हैं और आज भी काफी लोग थे। हालांकि प्रत्येक लड़ाई समाप्त होने के बाद जब दोनों युवक मंच पर आते थे तो नीचे हंगामा मच जाता था। क्या वह आदमी सिद्धार्थ नहीं है? वह फिर यहाँ क्यों आया है? हाँ, कल तो उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला गया था, फिर आज वह यहाँ क्यों है? वह शायद अब और जीना नहीं चाहता और यहीं पीट पीट कर मरना चाहता है। लोंग तियानक्सियाओ को झेन्युआन के मार्क्विस के रूप में सम्मान दिया जाता है और उन्हें सैन्य देवता के रूप में जाना जाता है, लेकिन जो लोग वास्तव में उन्हें सैन्य देवता कहते हैं वे गरीब लोग हैं जो पूरे साल युद्ध से पीड़ित रहे हैं। हालांकि शाही राजधानी में अमीर और शक्तिशाली लोग एक शांतिपूर्ण और समृद्ध युग में रहते थे और उन्होंने लोंग तियानशियाओ को, जो एक सामान्य पृष्ठभूमि से आए थे, गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए पूरे शाही राजधानी में बहुत कम लोग लोंग चेन को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। सिद्धार्थ, तुम हारे हुए हो, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम सिर्फ समय बर्बाद नहीं कर रहे हो? तुम्हें लड़ते हुए कौन देखना चाहता है? यहाँ से अभी चले जाओ। यह सही है, अगर आप आत्महत्या करना चाहते हैं तो ऐसी जगह खोजें जहां कोई न हो। कोई भी हारने वाले को देखना नहीं चाहता। यह समय की बर्बादी है। दर्शकों में उत्साह देख रहे सैकड़ों लोग जोर जोर से कोसने से खुद को रोक नहीं पाए। जाहिर है वे सिद्धार्थ से बेहद घृणा कर रहे थे। हालांकि दूर एक कोने में दो घूंघट वाली लड़कियां मंच पर मौजूद व्यक्ति को गौर से देख रही थीं। बहन, क्या यह तुम्हारा मंगेतर है? वह इतना बुरा क्यों दिख रहा है? उसके शरीर पर कोई हरकत नहीं है, एक छोटी लड़की ने कुछ निराशा के साथ कहा। यह सब मेरे पिता ने अपनी मर्जी से किया था। उन्होंने उस समय मेरी शादी तय कर दी थी। यह बात मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है, एक अन्य युवा लड़की ने गुस्से में कहा। मंच पर सिद्धार्थ को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दो लड़कियां उन पर जासूसी कर रही थीं। उसने डांट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और केवल ली हाओ को उदासीनता से देखता रहा। ली हाओ ने उत्तेजित भीड़ की ओर इशारा करते हुए व्यंग्य किया, देखा, तुम एक अवांछित बर्बादी हो। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है तो बेहतर है कि तुम खुद को मार डालो। सिद्धार्थ ने बिना कुछ बोले बस उदासीनता से उसकी ओर देखा। घंटी बजी, जो द्वंद्व शुरू होने का संकेत था। जब घंटी बजी तो यह जीवन मरण का मामला था। घंटी बजने से शुरू में शोर मचाने वाली भीड़ शांत हो गई। आखिरकार यह जीवन मरण की लड़ाई थी और किसी भी समय कोई भी मर सकता था। बहन, आपके मंगेतर के पास कोई साधना नहीं है और वह क्यों गैदरिंग के तीसरे स्तर पर एक आदमी का सामना कर रहा है? क्या आपको चिंता नहीं है? महिला ने पूछा। हम्मा, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर वह मर जाता है तो कोई बात नहीं, यह मेरा कोई काम नहीं है, एक अन्य युवा लड़की ने हल्के से खर्राटे लिए, लेकिन जैसे ही उसने यह कहा उसकी हथेली में एक अजीब सा रेशमी जाल उभर आया। हे, तुमने कहा था कि तुम्हें परवाह नहीं है, लेकिन तुमने हथियार भी तैयार कर लिए हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी उसकी परवाह है। लेकिन चलो ईमानदारी से कहें, हालांकि उसकी खेती बहुत बेकार है, वह वास्तव में अच्छा दिखता है। अन्यथा बहन, तुम उसे नहीं चाहती और उसे मुझे दे दो, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास है, क्या तुम इस तरह की किसी बात के आगे झुक सकती हो? अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम तब तक इंतजार कर सकती हो जब तक मैं उससे सगाई नहीं तोड़ देती, और फिर तुम जो चाहो कर सकती हो, एक अन्य महिला ने गुस्से में कहा। हे, मंच पर सिद्धार्थ हमेशा की तरह शांत रहा। वह उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग था जो कल दांत पीस रहा था। सिद्धार्थ, क्या अब तुम शांत हो क्योंकि तुम मरने वाले हो? चिंता मत करो, तुम्हारी शर्त को देखते हुए मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा, ली हाओ ने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ कहा। बहुत बकवास है, जल्दी करो और करो, मुझे बाद में कुछ और काम करना है, सिद्धार्थ ने अधीरता से कहा। चूंकि पूरा स्थल बहुत शांत था, इसलिए लोंग चेन की बातें सभी ने बिना एक भी शब्द चुके सुनी।
एक क्षण में ही पूरे मैदान में हंसी की धूम मच गई। ली हाओ, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इस कमीने को अभी मार डालो। वह हमें सचमुच घिनौना लगता है। ली हाओ को जानने वाला एक व्यक्ति वहीं चिल्लाया। ली हाओ के चेहरे पर व्यंग्य झलक उठा। उसने अब और संकोच नहीं किया और क्यूई संक्षेपण के तीसरे स्तर पर अपनी सारी शक्ति लगा दी। वह मंच पर चढ़ा और सिद्धार्थ की ओर झपटा तथा उसे मुक्का मारा। जैसे ही ली हाओ ने अपना कदम रखा, दर्शकों की ओर से तालियां गूंज उठीं। ली हाओ की मुद्रा बहुत सुंदर और आकर्षक थी। क्या अच्छी चाल है, लिनफेंग युशु मुट्ठी। किसी ने इस हरकत को पहचान लिया, लेकिन दूरी पर खड़ी दो महिलाओं ने चुपके से घृणा से थूक दिया। उनके होठों पर व्यंग्य की झलक थी। सिद्धार्थ के होठों पर भी व्यंग्यात्मक भाव झलका। इतनी सारी खामियों वाली ऐसी मूर्खतापूर्ण चाल का इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ कैसे किया जा सकता है? अपने चेहरे की ओर मुट्ठी आती देख एक तेज हवा सीटी बजा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने इसे अनदेखा कर दिया और आगे नहीं बढ़ा। हाँ, यह हारा हुआ आदमी तो छिप भी नहीं सकता, दर्शकों में से किसी ने मजाक उड़ाया। हालांकि जैसे ही उसने अपनी ताना मारने वाली चीख खत्म की, ली हाओ की मुट्ठी पहले ही लोंग चेन के चेहरे के 3 इंच आगे रुक गई थी, गतिहीन। जो लोग शुरू में उपहास कर रहे थे, वे अचानक चुप हो गए। उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ ने एक पैर आगे बढ़ाया और ली हाओ के पैरों के बीच में जोर से लात मारी। ली हाओ, जो पहले बहुत प्रसन्नचित्त था और जिसने अपना सुरुचिपूर्ण आचरण बनाए रखा था, अब बैंगनी बैंगन की तरह पीला दिख रहा था। यह स्पष्ट था कि लोंग चेन की लात ने उसे बहुत असहज महसूस कराया था। तीव्र दर्द के कारण उसका चेहरा विकृत हो गया था और वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया था। वह हिल नहीं सकता था, लेकिन सिद्धार्थ हिल सकता था। जिस समय वह रुका, सिद्धार्थ ने दोनों हाथों से ली हाओ के बाल पकड़ लिए, उसे जोर से पीछे खींचा और उसी समय उसने अपने मजबूत घुटने से वार किया। बैंग बैंग बैंग। सिद्धार्थ की हरकतें आंखों को बहुत भाती हैं तथा पैराग्राफ भी स्पष्ट हैं। ये गतिविधियां और ध्वनियां लोगों को अत्यंत सशक्त दृश्य प्रभाव और लय की तीव्र अनुभूति प्रदान करती हैं। हड्डियों के टूटने की ऐसी आवाज आ रही थी कि दांतों में दर्द होने लगा। ली हाओ को लगातार 3 बार जोरदार प्रहार किया गया। उसकी नाक का पुल टूटकर विकृत हो गया था, उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह बेहोश हो गया था। एक क्षण के लिए पूरा स्थल शांत हो गया। किसी ने भी यह आशा नहीं की थी कि क्यूई एकत्रीकरण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति एक बेकार व्यक्ति से इतनी जल्दी पराजित हो जाएगा जिसके पास कोई साधना नहीं थी। इसके अलावा उन्हें सबसे साफ और कुशल तरीके से पराजित किया गया। यह परिणाम उन हंगामा कर रहे लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। यहाँ तक कि जो 2 लड़कियां दूर से छिपकर यह लड़ाई देख रही थीं, वे भी हैरान रह गईं। ली हाओ उनके सामने कुछ भी नहीं था, फिर भी उसे हाथ की एक लहर से मारा जा सकता था। लेकिन सिद्धार्थ अलग था। शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा का एक कण भी उपयोग नहीं किया। उसने ली हाओ को पूरी तरह से नश्वर युद्ध पद्धति से पराजित किया। लोंग चेन जीत गया। श्रोताओं में से एक आवाज आई। यह एक बूढ़ा व्यक्ति था जो प्रतियोगिता की मेजबानी का प्रभारी था और पंजीकरण और घोषणाओं के लिए जिम्मेदार था। सिद्धार्थ की छाती कई बार तेजी से ऊपर नीचे हुई। उसने अपने हृदय में छिपे हत्या के इरादे को दबाने के लिए बड़ी इच्छाशक्ति का प्रयोग किया। अभी हत्या करने का अच्छा समय नहीं था। बात बस इतनी थी कि इसे बहुत समय तक दबा कर रखा गया था और जब यह अचानक फूट पड़ा तो इसे वापस लेना मुश्किल हो गया। बाहर से ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ इतना उत्साहित था कि उसके हाथ पैर कमजोर हो गए थे और वह बेतहाशा सांस ले रहा था। सिद्धार्थ मंच से उतरकर बूढ़े आदमी के पास गया, उसकी शर्त वाली तलवार वापस ले ली और 5000 सोने के सिक्कों का एक क्रिस्टल कार्ड प्राप्त किया। यहाँ नियम यह है कि खेल से पहले निष्पक्षता दिखाने और पछतावे की संभावना को खत्म करने के लिए सभी दाव रेफरी को सौंप दिए जाने चाहिए। कीमती तलवार प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ ने सीधे इसे शी फेंग को लौटा दिया और क्रिस्टल कार्ड को उसकी बाहों में रख दिया। थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। यद्यपि 5000 स्वर्ण सिक्के बहुत ज्यादा नहीं हैं, फिर भी वे कुछ जरूरी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उच्च अधिकारी लंबे समय से लॉन्ग परिवार का वेतन रोके हुए हैं और अब लॉन्ग परिवार को अपना गुजारा करने के लिए वास्तव में संघर्ष करना पड़ रहा है। अनगिनत लोगों की निगाहों के सामने वे दोनों धीरे धीरे चले गए। सिद्धार्थ को जाते देख दोनों लड़कियां भी गायब हो गईं। यह खबर कि लोंग चेन ने ली हाओ को हरा दिया है, पूरे शाही राजधानी में पैरों की तरह फैल गई, जिससे असंख्य लोग हैरान रह गए। एक बेकार व्यक्ति जो मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर सकता, वह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे बन सकता है? हालांकि अनगिनत लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा और खबर फैल गई कि ली हाओ को वापस हवेली में ले जाया गया।
एक पल के लिए तो कई लोगों को इसे स्वीकार करना कठिन लगा। सिद्धार्थ और शीफेंग के चले जाने के बाद सिद्धार्थ ने लूट का माल शीफेंग के साथ साझा करना चाहा, लेकिन शीफेंग ने इनकार कर दिया। अंत में उसने बहाना बनाया कि उसे कुछ काम था और वह बिना यह पूछे वापस चला गया कि सिद्धार्थ अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। इस एहसान को ध्यान में रखते हुए सिद्धार्थ सीधे बैकाओ हॉल चला गया। बैकाओ हॉल में प्रवेश करने के बाद लोंगचेन ने यहाँ औषधीय जड़ी बूटियों की सूची मांगी। इस पर विभिन्न औषधीय सामग्रियों के नाम और कीमतें स्पष्ट रूप से दर्ज थीं। सिद्धार्थ ने उस पर फेंगफू डैन को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अधिकांश औषधीय सामग्री देखी। सौभाग्य से फेंगफू दान को परिष्कृत करने के लिए प्रयुक्त औषधीय सामग्रियां विशेष रूप से दुर्लभ नहीं थीं। हालांकि ऊपर की कीमतें देखकर सिद्धार्थ का दिल पसीज गया। उसके पास जो सोने के सिक्के थे वे केवल 3 सेट सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन वह सारी सामग्री नहीं खरीद सका। उन्हें एक कीमिया भट्टी और कुछ अन्य अतिरिक्त औषधीय सामग्री भी खरीदनी थी। उसके हाथ में जो कुछ सोने के सिक्के थे वे बाल्टी में एक बूंद के समान थे, लेकिन उसे इसे खरीदना ही था। इसलिए लोंगचेन ने दांत पीसते हुए 1200 स्वर्ण सिक्के खर्च करके सबसे घटिया गुणवत्ता वाली कांस्य तिपाई भट्टी खरीद ली। उन्होंने फेंगफू दान को परिष्कृत करने के लिए कुछ औषधीय सामग्रियां भी खरीदीं और हुई की सान को परिष्कृत करने के लिए भी बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्रियां खरीदीं। जब सिद्धार्थ बैकाओतांग से बाहर आया तो उसके क्रिस्टल कार्ड पर केवल 500 सोने के सिक्के थे। घर लौटने के बाद सिद्धार्थ सीधे अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद कर लिया और बाओए से कहा कि वह सभी को बता दे कि उसे परेशान न करें। वह जानता था कि उसकी मां को अवश्य पता चल जाएगा कि वह फिर से प्रतियोगिता में जा रहा है। उसे डर था कि उसकी मां चिंतित हो जाएगी, इसलिए उसने जानबूझकर बाओर से अपनी मां को रोकने के लिए कहा। खैर वह ठीक था, इसलिए उसकी मां को ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। अब उसे समय के विरुद्ध दौड़ना होगा और शीघ्रता से अपनी ताकत में सुधार करना होगा। लॉन्ग परिवार की स्थिति उतनी सरल नहीं है जितनी सतह पर दिखती है। सिद्धार्थ को संकट की आहट महसूस हुई। फुट सिद्धार्थ के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई और उसके हाथ की हथेली में ज्वाला का एक गोला प्रकट हुआ। यह कीमियागर द्वारा संघनित अमृत अग्नि थी। हालांकि आग की लपटों को देखकर सिद्धार्थ अपनी हंसी और रोने से खुद को रोक नहीं सका। यह ज्वाला का गोला बहुत कमजोर था। गोली की अग्नि आध्यात्मिक अग्नि है जिसे कीमियागर ने एक अनोखी संचालन विधि के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके संघनित किया है। हालांकि सिद्धार्थ द्वारा संघनित गोली की आग का तापमान अब बहुत कम है और यह साधारण आग से ज्यादा मजबूत नहीं है। इसके अलावा सिद्धार्थ ने पाया कि उसके डेंटियन के समर्थन के बिना उसकी डैन फायर 1/4 घंटे से अधिक समय तक नहीं टिक सकती थी, जो अमृत को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। सिद्धार्थ ने कड़वी मुस्कान दी। सौभाग्यवश उनके पास एक बैकअप योजना थी। सिद्धार्थ ने अमृत को परिष्कृत नहीं किया। इसके बजाय उसने क्यू रिकवरी पाउडर की सामग्री को कढ़ाई में डाला और उन्हें एक एक करके परिष्कृत किया। हालांकि उन्होंने अमृत अग्नि का उपयोग नहीं किया, बल्कि लकड़ी की आग का उपयोग किया। सभी जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने के बाद सिद्धार्थ के पास क्यूरी पुनर्स्थापना तरल का एक पूरा जार था। थोड़े आराम के बाद सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। अब फेंगफू गोली को आधिकारिक रूप से परिष्कृत करने का समय आ गया था। 9 यिन घास निष्कर्षण पूरा हुआ। पृथ्वी ड्रैगन जड़ को परिष्कृत किया गया है। यानवेजी का निष्कर्षण पूरा हो गया है। सिद्धार्थ को 30 से अधिक प्रकार की घास को परिष्कृत करने में कई घंटे लगे और वह थकावट के कारण बहुत पसीना बहा रहा था। अमृत बनाना दवा को उबालने से भिन्न है। इसमें प्रत्येक जड़ी बूटी का सार निकालना, अशुद्धियां हटाना और उसे परिष्कृत करके पाउडर बनाना शामिल है। हालांकि सिद्धार्थ के हाथ में आग बहुत कमजोर थी और निकाले गए पाउडर में बहुत अधिक अशुद्धियां थीं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। सबसे पहले सिद्धार्थ की साधना पर्याप्त नहीं थी और उसके पास दान अग्नि को उत्तेजित करने के लिए निरंतर ऊर्जा नहीं थी, इसलिए ज्वाला की शक्ति मजबूत नहीं थी। दूसरा, सिद्धार्थ के पास अब अन्य लपटों को काबू करने का न तो अवसर है और न ही क्षमता, इसलिए वह केवल इसी से काम चला सकता है। फेंगफू पिल एक प्रथम श्रेणी की गोली है। आमतौर पर केवल डैन 2 स्तर के गोली उत्पादक ही प्रथम श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं। हालांकि यदि कोई कीमिया कला का अभ्यास करना चाहता है तो उसे शक्तिशाली कीमिया अग्नि के अलावा शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अत्यंत शक्तिशाली आत्मिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। बाकी 2 कठिन नहीं हैं। जब तक शर्तें पूरी होती हैं,
दानवों अग्नि प्रकार के राक्षसों को पकड़ सकता है, उन्हें पालतू जानवरों के रूप में वश में कर सकता है और राक्षसों की आग का उपयोग अपनी खुद की आग की खेती करने के लिए कर सकता है, जो बहुत शक्तिशाली भी है। 99% से अधिक कीमियागर पशु अग्नि का उपयोग करते हैं। केवल अत्यंत प्राचीन विरासत और मजबूत ताकत वाले कुछ कीमियागर ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक अत्यंत रहस्यमय और अलौकिक आध्यात्मिक अग्नि को नियंत्रित कर सकते हैं। आध्यात्मिक अग्नि एक प्रकार की आत्मा वाली ज्वाला है। सिद्धार्थ की याद में ऐसा लगता है कि उसने एक बार स्वर्ग और पृथ्वी की अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक अग्नि पर काबू पा लिया था। दुर्भाग्यवश चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे गोलियों को परिष्कृत करने के लिए दयनीय कचरा आग का उपयोग करना पड़ता है और वह अपनी स्मृति में मौजूद चीजों को बाहर नहीं निकाल पाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। फुसफुसाहट। हथेली से आधा फुट लंबी मोमी पीली लौ निकली और गर्म हवा का झोंका अंदर घुस आया। बुरा नहीं है, अभी अभी शोधन के बाद लौ की शक्ति थोड़ी बढ़ गई है। खैर, यह कुछ न होने से तो बेहतर ही है। उन्होंने 7 प्रकार की औषधियों का सार क्रमशः भट्टी में डाला और आत्मा की शक्ति प्रकट हुई। सिद्धार्थ के हाथ में ज्वाला अचानक से ऊपर उठ गई, जो पहले से कई गुना अधिक प्रबल थी। यदि अन्य कीमियागर मुझे ज्वाला को सक्रिय करने के लिए आत्मा शक्ति का उपयोग करते हुए देखें तो क्या वे डरकर मर जाएंगे? सिद्धार्थ ने कड़वी मुस्कान दी। एक कीमियागर के लिए सबसे मूल्यवान चीज आत्मा की शक्ति है। मानव आत्मा की शक्ति मूलतः जन्मजात होती है तथा साधना के स्तर में सुधार होने पर यह निष्क्रिय रूप से बढ़ती जाती है। आत्मिक शक्ति ही कीमिया का आधार है। कीमिया को परिष्कृत करते समय तापमान को नियंत्रित करने के लिए बड़ी मात्रा में आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि कोई गलती हुई तो पहले की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और कीमिया राख के ढेर में तब्दील हो जाएगी। यदि दवा बहुत शक्तिशाली है तो भट्ठी भी फट जाएगी। आमतौर पर कीमियागर शुरू में ही आत्मा शक्ति का निवेश नहीं करते। मूलतः वे मध्य और अंतिम चरण में, जब अमृत बनने वाला होता है, अग्निशक्ति के उत्पादन को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करने के लिए आत्मा शक्ति का उपयोग करेंगे। आखिरकार अमृत बनाने की कुंजी यही थी। ज्वाला का तापमान लगातार बदलता रहता था, कभी अधिक, कभी कम, कभी भयंकर, कभी धीमा, जिसके लिए बहुत अधिक आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। यदि उस समय आत्मा शक्ति समाप्त हो जाती तो गोलियों की पूरी भट्ठी मूल रूप से खत्म हो जाती, लेकिन सिद्धार्थ ने वास्तव में शुरुआत से ही आत्मा शक्ति का उपयोग किया। इसके अलावा अत्यंत कीमती आत्मिक शक्ति का उपयोग केवल मारक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था तथा उसे जलावन की लकड़ी के रूप में जला दिया जाता था। कोई भी कीमियागर निश्चित रूप से ऊंची आवाज में गाली देगा। यदि वह खर्चीला भी होता तो भी वह इतना फिजूल खर्च नहीं होता। लेकिन सिद्धार्थ डर नहीं रहा था। उनकी स्मृति के अनुसार उनकी वर्तमान आत्मिक शक्ति किसी साधारण कीमियागर से अधिक खराब नहीं थी। कीमिया अभ्यासियों के स्तर इस प्रकार हैं: कीमिया प्रशिक्षु, कीमिया विद्वान, कीमिया मास्टर, कीमिया राजा, कीमिया सम्राट, कीमिया संप्रदाय मास्टर, कीमिया संत और कीमिया सम्राट। सिद्धार्थ की याद में एक शक्तिशाली दान सम्राट की स्मृति है, इसलिए वह अपनी ऊर्जा के बारे में बहुत स्पष्ट है। इस बार जब सिद्धार्थ जागा तो उसकी आत्मा शक्ति उत्परिवर्तित हो चुकी थी और अत्यंत शक्तिशाली हो गई थी, इसलिए सिद्धार्थ ऐसा करने के लिए योग्य था। भनभनाहट। सिद्धार्थ के सामने कीमिया भट्ठी हल्की सी हिली और एक हल्की सी आवाज आई। हे, आग में घी डालने से गति बहुत तेज हो गई है। उसने जल्दी से 3 और औषधीय जड़ी बूटियां भट्टी में डाल दी, लेकिन इस समय सिद्धार्थ के माथे पर पसीना पहले से ही दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से 2 फुट लंबा घास का तना निकाला, एक छोर दवा के जार में डाला जो कि उपचारात्मक द्रव से भरा था और दूसरा छोर अपने मुंह में डालकर गहरी सांस ली। क्यूई पुनर्स्थापित करने वाले तरल के पेट में प्रवेश करने के बाद पूरे शरीर के छिद्र तेजी से खुल गए और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को उन्मत्त रूप से अवशोषित करना शुरू कर दिया। जो आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त होने वाली थी, वह तेजी से पुनः प्राप्त हो रही थी। यह कुछ ऐसा था जिसे सिद्धार्थ ने बहुत पहले तैयार किया था और यह फेंगफू गोली को परिष्कृत करने के लिए एक आवश्यक कदम भी था। अन्यथा अब उसके पास जो सीमित आध्यात्मिक शक्ति थी, उसके साथ गोली को परिष्कृत करना एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं होता। उन्होंने अपने मुंह में एक घास का डंठल रखा और अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए समय समय पर उसमें से एक घूंट लिया। सिद्धार्थ की आध्यात्मिक ऊर्जा की तुलना में उसकी आत्मिक शक्ति बहुत मजबूत थी। 2 दिन बाद ही सिद्धार्थ को थोड़ी थकान महसूस हुई, जो कि आत्मा की शक्ति के अत्यधिक उपभोग का प्रकटीकरण था। हालांकि इस समय भट्ठी में सभी औषधीय सामग्रियां डाल दी गई थीं और केवल परिष्करण का काम बाकी था।
दवा की सुगंध पहले ही हर जगह फैलने लगी थी। हालांकि सिद्धार्थ को यह आभास था कि वह अपनी आंखें बंद करके भी प्रथम स्तर का अमृत बना सकता है, लेकिन अब स्थिति अलग थी। यह ऐसी बात थी जो उसकी किस्मत बदल देगी, और यह कहना झूठ होगा कि वह घबराया हुआ नहीं था। भनभनाहट। अचानक कीमिया भट्ठी के अंदर एक कंपन हुआ, जिससे भनभनाहट जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई और कीमिया भट्ठी के अंदर का आभामंडल हिंसक होने लगा। सिद्धार्थ बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। यह गोली की सफलता का संकेत था और गोली शोधन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण भी था। आत्मा की सारी शक्ति बिना किसी संकोच के सक्रिय हो गई। उसके हाथ में ज्वाला अचानक बढ़ गई और एक अदृश्य शक्ति ने पूरी कीमिया भट्ठी को कसकर बंद कर दिया। इस तकनीक को स्वर्ग को सील करो और पृथ्वी को ताला लगाओ कहा जाता है। यह एक चाल है जो लोंगचेन ने अपनी याददाश्त से बनाई थी। इसका उपयोग गोली को फटने से और भट्टी को फटने से रोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह तरकीब बहुत व्यावहारिक है। यह बहुत कम समय में भट्ठी में सभी औषधीय शक्ति को लॉक कर सकता है, जिससे बहुत अधिक नुकसान को रोका जा सकता है। आमतौर पर कीमियागर इसका प्रयोग अंतिम चरण में करते हैं, क्योंकि यह अमृत हिंसक होता है और इसे स्थिर करने के लिए वे कोमल साधनों का प्रयोग करते हैं। यद्यपि ऐसा करना बहुत कम खतरनाक है, लेकिन दवा के सार की हानि बहुत अधिक होती है, इसलिए गोली का प्रभाव बहुत सामान्य होता है। टकराना। जैसे ही सिद्धार्थ की आत्मिक शक्ति ने उसे पूरी ताकत से दबा दिया, पूरी कीमिया भट्ठी में एक धीमी सी आवाज आई और फिर कोई आवाज नहीं आई। सिद्धार्थ ने अपने सामने की शांत कीमिया भट्ठी को देखा और अपनी सांस रोक नहीं सका। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और उसे चक्कर आ रहा था। काफी देर बाद सिद्धार्थ थोड़ा ठीक हो गया। उत्साह से उसने भट्ठी का ढक्कन खोला और उसके हाथ भी कांप रहे थे। 5 राउंड गोलियां सिद्धार्थ की आंखों में लगीं और दवा की सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। 2 घटिया गोलियां और 3 बेकार गोलियां। ओह, अगर मैं किसी को इसके बारे में बताऊंगा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। सिद्धार्थ का चेहरा उत्साह से भर गया, लेकिन उसने आह भरी। सिद्धार्थ दंग रह गया और अपनी हंसी रोक नहीं सका। उन्होंने दान सम्राट की एक पीढ़ी की स्मृतियों को एकीकृत कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि दान सम्राट बहुत घमंडी था। उसने इस बात की परवाह नहीं की कि यह शर्मनाक है या नहीं, और जल्दी से 5 गोलियां अपने हाथ में रख लीं और उन्हें ध्यान से देखा। दोनों निम्न श्रेणी की गोलियां गोल आकार की थीं, जिनसे ताजगी भरी और स्फूर्तिदायक खुशबू आती थी। उनकी महक मात्र से ही लोगों में उत्साह भर जाता था। सिद्धार्थ खुद को खुश महसूस करने से नहीं रोक सका। शाही राजधानी में एक तैयार गोली कम से कम लाखों स्वर्ण सिक्कों में बेची जा सकती थी। उसके हाथ में जो 3 बेकार गोलियां थीं, वे उसकी मां द्वारा मांगी गई गोलियों से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। गोलियों में कम से कम 30% औषधीय तत्व मौजूद थे। जिन गोलियों में औषधीय सार 50% होता है, उन्हें निम्न श्रेणी की गोलियां कहा जाता है, तथा संपूर्ण गोली जगत में निम्न श्रेणी की गोलियों का हिस्सा 80% से अधिक होता है। जिन गोलियों में 60% औषधीय सार होता है, उन्हें मध्यम श्रेणी की गोलियां कहा जाता है, 70% को उच्च श्रेणी की गोलियां कहा जाता है, 80% को सर्वोत्तम श्रेणी की गोलियां कहा जाता है, 90% को परम श्रेणी की गोलियां कहा जाता है, और 100% के लिए है। सिद्धार्थ अब इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। वह बहुत दूर था। शायद कोई सोचेगा कि 50% और 60% प्रभावकारिता में क्या अंतर है। क्या एक मध्यम श्रेणी की गोली की अपेक्षा 2 निम्न श्रेणी की गोलियां लेना बेहतर नहीं है? यदि कोई यह प्रश्न पूछे तो उसे थूक कर मार दिया जाएगा। सार के अतिरिक्त अमृत में अशुद्धियां भी होती हैं। तथाकथित अशुद्धियां वे चीजें हैं जिन्हें शरीर द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अशुद्धियां सार के अवशोषण के एक हिस्से को संतुलित कर देंगी। तथाकथित सभी दवाइयां 3 भाग जहर होती हैं। यह कोई सामान्य कहावत नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। जब अमृत संघनित होता है तो यह अपरिहार्य है कि अमृत विष उत्पन्न होगा। इस प्रकार का जहर ज्यादा दर्द नहीं करेगा जब तक कि इसे लंबे समय तक न लिया जाए। हालांकि एक चिकित्सक के रूप में अमृत अक्सर जीवन रक्षक चीजें होती हैं। कोई नहीं जानता कि उसे अपने जीवन में कितनी चीजों का सेवन करना पड़ेगा। जब शरीर में अमृत विष एक निश्चित स्तर तक संघनित हो जाता है तो वह घातक विष बन जाता है। इरिसिपेलस विष को नष्ट करना सबसे कठिन है। यह मांस, अस्थि मज्जा और यहाँ तक कि आत्मा में भी गहराई तक प्रवेश कर जाता है, तथा यह जितना उन्नत होता है, इसके दुष्प्रभाव भी उतने ही कम होते हैं। इसलिए निम्न श्रेणी के अमृत और मध्यम श्रेणी के अमृत के बीच प्रभाव का अंतर 10 गुना से अधिक है, जबकि मूल्य का अंतर 100 गुना से अधिक है।
सिद्धार्थ ने 5 गोलियां रख दी, कीमिया भट्ठी और बाकी सब कुछ पैक कर दिया और अब और नहीं रुक सका, इसलिए वह सो गया। अज्ञात समय तक सोने के बाद सिद्धार्थ ने अपने गालों को सहलाते हुए गर्म हाथों का एक जोड़ा महसूस किया और अस्पष्ट रूप से कुछ फुसफुसाहटें भी सुनी, लेकिन वह जागने के लिए बहुत थका हुआ था। जब सिद्धार्थ फिर से जागा तो 3 दिन बीत चुके थे। वह भूख से मर रहा था, इसलिए उसने अपना भोजन झटपट खा लिया और पुनः पीछे हटना शुरू कर दिया। उन्होंने एक बेकार गोली निगल ली और अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके गोली की शक्ति को अपने पैर के नीचे योंगक्वान बिंदु में खींच लिया। यहीं पर 9 सितारा आधिपत्य शरीर कला का पहला सितारा फेंगफू स्टार संघनित हुआ था। धमाका! सिद्धार्थ का दाहिना पैर हिला और उसके पैरों के नीचे की जमीन में जोरदार धमाका हुआ और जमीन पर दरारें दिखाई दी, जिसने पूरे कमरे को ढक लिया। बहुत बढ़िया, मुझे मेरिडियन मार्ग और सटीक स्थान मिल गया है। अब मैं वास्तविक प्रभाव डाल सकता हूं। सिद्धार्थ थोड़ा मुस्कुराया और उसके हाथ में एक निम्न श्रेणी की फेंगफू गोली दिखाई दी। उसने उसे सीधे उसके मुंह में फेंक दिया। एक अत्यंत शुद्ध ऊर्जा फूट पड़ी और सिद्धार्थ के मार्गदर्शन में सीधे सिद्धार्थ के पैरों के नीचे योंगक्वान एक्यूपॉइंट तक पहुंच गई। पैर के तलवे पर स्थित योंगक्वान बिंदु हिल गया, जैसे सूखी नदी का तल गीला हो गया हो। औषधीय शक्ति के प्रवाह के साथ यह एक ड्रैगन की तरह था जो वहां कहर बरपा रहा था। एक जोरदार धमाका हुआ और भयानक ऊर्जा फैल गई। सिद्धार्थ का शरीर बिना हवा के हिल गया और एक भयानक आभा फूट पड़ी, जिसने पूरे कमरे को तहस-नहस कर दिया। धुआं और धूल फैल गई तथा हवा में लहरें उठने लगीं। धुआं और धूल धीरे धीरे छंट गई और सिद्धार्थ का सुंदर चेहरा सामने आ गया। उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। उसने अपने पैरों के तलवे पर एक छोटे से सेम के आकार का शरीर महसूस किया। उसके पैरों के साथ साथ उसके पूरे शरीर में अनंत ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। सिद्धार्थ आकाश की ओर दहाड़ना चाहता था। सिद्धार्थ की ओर से हुई इस हरकत ने तुरंत पूरे मार्क्विस भवन का ध्यान आकर्षित कर लिया और सभी लोग वहां दौड़ पड़े। अपनी मां को आते देख सिद्धार्थ ने जल्दी से कहा, मां, आज वह दिन है जब राजकुमार पढ़ाई करने के लिए इंपीरियल अकादमी जाएगा। मैं जल्दी से वहां जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने स्तब्ध लोगों के एक समूह और फटे हुए खंडहरों के ढेर को पीछे छोड़ दिया, साफ कपड़े पहने और सीधे इंपीरियल अकादमी चले गए। इंपीरियल अकादमी शाही राजधानी के सभी राजकुमारों के लिए महीने में एक बार एक दिन के लिए खुली रहती है। सुबह में वे कविता और शिष्टाचार का अध्ययन करते हैं और दोपहर में महल का मार्शल आर्ट संग्रह सभी के लिए निःशुल्क खुला रहता है। अतीत में जब भी इंपीरियल अकादमी खोली जाती थी तो मूल रूप से इसका सिद्धार्थ से कोई लेना देना नहीं होता था, क्योंकि अगर वह वहां जाता तो वह केवल सभी के उपहास का पात्र बन जाता। लेकिन अब यह अलग है। फेंगफू गोली लेने के बाद सिद्धार्थ ने फेंगफू स्टार के प्रोटोटाइप को संघनित कर दिया है। यद्यपि यह सिर्फ एक प्रोटोटाइप है और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित नहीं कर सकता, लेकिन यह शरीर के मेरिडियन की भंडारण क्षमता से कहीं अधिक बड़ा है। मध्याह्न रेखाएं नदियों की तरह होती हैं और दांतियान वह समुद्र है जिसमें सभी नदियां समाहित होती हैं और इसे आमतौर पर क्यूई सागर भी कहा जाता है। यद्यपि नदियां बहुत अधिक हैं, परंतु उनकी क्षमता सीमित है। डेंटियन के समर्थन के बिना वे जल्द ही सूख जाएंगे। हालांकि फेंगफू स्टार के संघनन से ये सभी समस्याएं हल हो गईं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फेंगफू स्टार ने अपने प्रोटोटाइप को संघनित कर दिया है। जब तक भविष्य में पर्याप्त ऊर्जा होगी, यह अंततः एक पूर्ण फेंगफू स्टार का निर्माण करेगा। उस समय सिद्धार्थ के पास अपना पहला डेंटियन होगा। 9 सितारा आधिपत्य शरीर कला। सबसे विकृत बात यह है, जब सभी 9 तारे पूरी तरह से खुल जाते हैं तो यह 9 डेंटियनों के संचालन के बराबर होता है। यहां तक कि अगर आप अपनी एडियों से भी कल्पना करें तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति का ऐसा शक्तिशाली स्रोत कितना शक्तिशाली है। इसके अलावा हालांकि सिद्धार्थ ने 9 स्टार हेजेमनी बॉडी आर्ट के सभी संचालन विधियों में महारत हासिल कर ली है, फिर भी वह इस स्वर्ग विरोधी तकनीक के बारे में बहुत कम जानता है और उसे खोज जारी रखने की जरूरत है। एक बार जब वह फेंगफू स्टार को पूरी तरह से संघनित कर लेगा तो वह बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित करने में सक्षम हो जाएगा। इसके बाद वह अपने रक्त को गाढ़ा करने और रक्त जमने की अवस्था में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता है और एक ही झटके में एक सच्चा योद्धा बन सकता है। क्यूई गैदरिंग चरण मार्शल आर्ट सीखने का केवल पहला चरण है। केवल जब आप रक्त जमाव चरण में प्रवेश करते हैं, जब आपके पूरे शरीर में क्यूई और रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है और आपकी लड़ने की शक्ति आसमान छूती है, तभी आप एक सच्चे योद्धा बन सकते हैं।
सिद्धार्थ को नहीं पता था कि वह इस समय क्यूई गैदरिंग क्षेत्र के किस स्तर पर था, लेकिन फेंगफू स्टार के प्रोटोटाइप के निर्माण के साथ उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया, जिससे वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अब वह बस एक मुक्का मारता और सीटी की आवाज से 5 फीट दूर स्थित फूलदान टूट जाता और उसका पूरा शरीर शक्ति से भर जाता। इस बार वह सिर्फ मार्शल आर्ट के संग्रह के लिए इंपीरियल अकादमी में आया था। फेंगफू तारा लगभग संघनित होने वाला था और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे प्रचुर होती जा रही थी। वह पहले से ही मार्शल आर्ट कौशल का अभ्यास कर सकता था। तथाकथित मार्शल आर्ट युद्ध कौशल सभी युद्ध तकनीकें हैं जिन्हें कुछ महान पूर्ववर्तियों ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और अपनी मध्यांतर रेखाओं की दिशा के आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत किया है। युद्ध कौशल अत्यंत भयानक हैं। वे एक योद्धा को उसकी सामान्य युद्ध शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली शक्ति प्रदान कर सकते हैं, जिससे वह अजेय हो जाता है। इसलिए प्रत्येक योद्धा के लिए युद्ध कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। अब जबकि सिद्धार्थ के पास युद्ध कौशल का अभ्यास करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा है, वह इंतजार नहीं कर सकता। शाही राजधानी के उत्तरी भाग में स्थित इंपीरियल अकादमी दर्जनों मील के क्षेत्र में फैली हुई है और शाही महल के अलावा सबसे शानदार इमारत है। बैच का सत्यापन करने के बाद सिद्धार्थ इंपीरियल अकादमी में प्रवेश कर गया और सीधे साहित्य हॉल में चला गया, जहां वह सुबह साधना करता था और ताओवादी विद्वानों से अतीत और वर्तमान, कविता, शिष्टाचार, साहित्यिक संकेतों और अन्य पुराने सिद्धांतों के बारे में बात करता था। मैं अभी साहित्य के हॉल में प्रवेश किया हूँ। चूंकि मैं जल्दी पहुंच गया था, मैंने देखा कि इतने बड़े हॉल में केवल दर्जनों राजकुमार ही थे। हाँ, भाई लांग, आप यहाँ हैं। जैसे ही सिद्धार्थ पहुंचा, कई युवकों ने उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया। ये युवक बिल्कुल लोंगचेन जैसे थे। वे विभिन्न कारणों से अभ्यास करने में असमर्थ थे। यद्यपि उन्हें घनिष्ठ मित्र नहीं माना जा सकता, फिर भी यह माना जा सकता है कि वे एक ही नाव पर सवार हैं। फेंगमिंग साम्राज्य में, जहां मार्शल आर्ट का विकास हुआ, हालांकि उन्हें लोंगचेन की तरह बुरी तरह से परेशान नहीं किया गया, लेकिन अक्सर उनका उपहास किया जाता था, उन्हें तिरस्कृत किया जाता था और उन्हें नीची नजर से देखा जाता था। इसलिए ये लोग सिद्धार्थ के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गए, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने सिद्धार्थ को लंबे समय से यहाँ नहीं देखा था और वे आज उसे देखकर विशेष रूप से खुश थे। हाँ, तुम लोग जल्दी आ गए, सिद्धार्थ ने भी मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। अब जबकि फेंगफू स्टार को सफलतापूर्वक संघनित कर दिया गया है, वह अच्छे मूड में है और अपनी पिछली गिरावट से पूरी तरह से बदल गया है। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले भाई लोंग ने अपना कौशल दिखाया और ली हाओ को हरा दिया। मैं वास्तव में उनकी प्रशंसा करता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई लोंग ने पहले ही अभ्यास शुरू कर दिया हो? एक दुबले पतले आदमी ने ईर्ष्या से कहा। वे मूलतः लांगचेन के समान स्तर पर थे। अब जब उन्होंने सुना कि सिद्धार्थ ने ली हाओ को हरा दिया है, जो कि क्यू गैदरिंग के तीसरे स्तर पर था, तो वे चौंक गए, लेकिन साथ ही थोड़ा ईर्ष्या भी हुई। हे, यह तो बस किस्मत है, लेकिन मैंने हाल ही में एक नया जादुई कौशल सीखा है। सिद्धार्थ इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था और रहस्यमय ढंग से बोला, जादुई कौशल? वह क्या है? जैसी की उम्मीद थी, सभी लोग आकर्षित हो गए और तुरंत विषय बदल दिया। हे, मुझे हाल ही में चेहरे के रहस्यों की एक किताब मिली, मैंने उसका गहन अध्ययन किया और काफी जानकारी हासिल की, सिद्धार्थ ने थोड़ा गर्व के साथ कहा। चेहरा आकार? क्या यह सड़क पर ज्योतिषियों द्वारा किया गया घोटाला नहीं है? यह गलत है। मैं हाल ही में शारीरिक रचना का अध्ययन कर रहा हूं और मुझे कुछ अंतर्दृष्टि मिली है। उस दिन मैंने देखा कि ली हाओ का माथा काला और फफूंदयुक्त था, जो स्पष्ट रूप से दुर्भाग्य का संकेत था। इसलिए मैं उसके साथ द्वंद्वयुद्ध के लिए सहमत हो गया, और परिणाम क्या हुआ? कहे? सिद्धार्थ मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा। हर कोई थोड़ी देर के लिए आधा विश्वास और आधा संदेह कर रहा था, लेकिन अचानक किसी ने अपने चेहरे पर एक प्रबुद्ध नजर के साथ कहा, यह सच लगता है। मैंने सुना है कि ली हाओ उस दिन एक बुरी आत्मा के पास लग रहा था। उसने अपनी पूरी लड़ाई शक्ति का उपयोग भी नहीं किया और भाई लोंग से हार गया। सभी ने सिद्धार्थ और ली हाओ के बीच द्वंद्व के बारे में सुना था, लेकिन ज्यादातर लोग ली हाओ की विफलता से हैरान थे। अब जब सिद्धार्थ ने इसका उल्लेख किया, तो सभी को अचानक स्थिति समझ में आ गई और वे सिद्धार्थ के शब्दों पर थोड़ा और विश्वास करने से खुद को रोक नहीं सके। अरे भाई लॉन्ग, चूंकि आप शारीरिक संरचना के विशेषज्ञ हैं, क्या आप मुझे यह समझने में मदद कर सकते हैं कि मेरी मंगेतर हमेशा मुझसे क्यों बचती है और मुझसे मिलने से इनकार करती है? क्या हो रहा है? एक व्यक्ति ने कुछ परेशानी के साथ कहा। कोई बात नहीं, चलो पहले बैठने की जगह ढूंढते हैं। यहां खड़े रहना उचित नहीं है।
सभी लोग कोने में एक मेज ढूंढकर बैठ गए। राजकुमारों के आनंद के लिए मेज पर कुछ नाश्ते रखे हुए थे। सिद्धार्थ ने मेज पर रखे केक की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा, एक टुकड़ा ले लो। ठीक है, आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा और केक का एक टुकड़ा उठाकर खाने लगा। सभी लोग असमंजस में सिद्धार्थ की ओर देखने लगे। इसका स्वाद कैसा है? बहुत अच्छा। क्या आप एक और टुकड़ा चाहेंगे? ठीक है। उस आदमी ने केक का एक और टुकड़ा उठाया और खाने लगा, लेकिन एक ही निवाला खाने के बाद उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने सिद्धार्थ से सम्मानपूर्वक कहा, भाई लॉन्ग, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। अब मैं समझ गया हूं। वास्तव में मैं बहुत लालची था। भाई लॉन्ग मुझे याद दिला रहे हैं कि लोगों को संतुष्ट रहने की जरूरत है ना? सभी लोग लांग चेन को प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे थे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ ताओवाद में इतना आगे था कि केक का एक छोटा सा टुकड़ा इतना विचारोत्तेजक हो सकता है। हालांकि सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, तुम गलत हो। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, तुम बहुत मोटी हो गई हो और तुम अभी भी इतना खा रही हो कि तुम मुश्किल से दरवाजे से अंदर जा सकती हो। तुम्हारी मंगेतर बस तुमसे बच रही है और उसने तुमसे सगाई नहीं तोड़ी है। यह तुम्हारी तरफ से पहले से ही बहुत सहनीयता है। तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। तुम्हारे फिगर के साथ तुम्हारे बगल में सोने वाली कोई भी महिला सोने से बहुत डरेगी, इस डर से कि तुम पलट जाओगी और उसे कुचलकर एक तस्वीर बना दोगी। वह आदमी शर्मा गया और सिद्धार्थ की याद दिलाने के बाद उसने अपने 5 फीट से अधिक लंबे और 4.5 फीट चौड़े शरीर को देखा और महसूस किया कि उसका वजन थोड़ा बढ़ गया है। फैटी यू, भाई लॉन्ग का कीमती समय बर्बाद मत करो। वापस जाओ और अपना वजन कम करो। भाई लॉन्ग, अरे तुम मेरे चेहरे के बारे में क्या सोचते हो? एक और दुबले-पतले आदमी ने सम्मानपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। तुम? सिद्धार्थ ने उसे गंभीरता से देखा और थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम्हारे चेहरे ने तुम्हें 30 साल की उम्र से पहले गरीब होने के लिए नियत किया था, लेकिन सौभाग्य से 30 साल की उम्र के बाद। आदमी बहुत खुश हुआ। क्या इसका मतलब यह है कि 30 साल की उम्र के बाद मैं सफल हो सकता हूं? नहीं, 30 साल की उम्र के बाद तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी, सिद्धार्थ ने कहा। वह व्यक्ति, हर कोई हंसने से खुद को रोक नहीं सका। जब वे हंस रहे थे तो अचानक एक जोड़ी नाराजगी भरी आंखें इधर देखने लगीं, जिससे सबकी हंसी अचानक बंद हो गई। सिद्धार्थ ने बहुत पहले ही यह महसूस कर लिया था। पीछे मुड़कर उसने देखा कि ली हाओ की आंखें 2 तीखी ब्लेड की तरह थीं, जो लोंग चेन को घूर रही थीं। मास्टर ली, क्या आप ठीक हो गए हैं? यह वाकई जश्न मनाने की बात है। वैसे ऊपरी घाव तो ठीक हो गया है, लेकिन निचला घाव कैसा है? सिद्धार्थ ने चिंता से पूछा। ली हाओ का चेहरा झटका खाया और उसे वापस हवेली में ले जाया गया। सिद्धार्थ के घुटने से उसका चेहरा लगभग चपटा हो गया था। ली परिवार ने जल्दी से अल्केमिस्ट गिल्ड के फार्मासिस्ट से मदद मांगी और ली हाओ को ठीक करने में मदद करने के लिए बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के खर्च किए। मैं कहना चाहता हूं कि पैसा होना अच्छी बात है। इतने कम समय में ली हाओ एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं है। लेकिन आज जब सिद्धार्थ ने इसका जिक्र किया तो ली हाओ को तुरंत अपने शरीर के अंदरूनी हिस्सों में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कि यह एक सहज प्रतिक्रिया हो, जैसे कि उसे सिद्धार्थ की लात याद आ रही हो। उस समय लोंग चेन की किक बहुत भयंकर थी और उसने उसे लगभग अपंग बना दिया था। उन्हें सबसे अधिक गुस्सा इस बात पर आया कि जब उन्हें घावों को भरने के लिए वापस हवेली ले जाया गया तो पता चला कि उनका एक अंडकोश गायब था। जब हवेली से लोग जल्दी से अखाड़े की ओर दौड़े तो उन्होंने पाया कि अखाड़ा पहले ही खाली हो चुका था। ऐसा कहा गया कि अंडे को एक जंगली कुत्ता ले गया था। जब ली हाओ जागा और उसने यह खबर सुनी तो वह गुस्से से लगभग बेहोश हो गया, लेकिन स्थिति को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। चाहे कीमियागर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उसके लिए अंडे का आकार नहीं बदल सकता था। यद्यपि चलते समय वह अपनी राह से नहीं भटका, फिर भी वह बहुत असहज था, क्योंकि मूल रूप से सम्मिलित चीजों में से एक अचानक गायब हो गई थी। अब जब सिद्धार्थ ने उसका जिक्र किया तो उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसने दांत पीसते हुए सिद्धार्थ को गौर से देखा और कहा, सिद्धार्थ कमीने, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ना चाहती हूँ। क्या तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? सिद्धार्थ का मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक तनावग्रस्त हो गया। यह नाम अत्यंत अपमानजनक था, विशेषकर उसकी मां के लिए। यह सच है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप नहीं मरेंगे। चूंकि तुम सांसारिक परेशानियों से बचना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं फिर से वही बात कहता हूं, मैं एक जैकपॉट जोड़ना चाहता हूं।
सिद्धार्थ ने ली हाओ की ओर देखा। चूंकि आप मरना चाहते हैं, इसलिए आपको अर्थपूर्ण तरीके से मरना होगा। आखिरकार वे एक ही देश से हैं। वह ली हाओ को पंख के समान हल्का मरते हुए नहीं देख सकता था। ठीक है, चाहे आप कितना भी दाव लगा लें, मैं ली हाओ इसे संभाल लूंगा। हालांकि उसके दिल में एक व्यंग्यात्मक भाव उभरा। चाहे दाव कितना भी बड़ा क्यों न हो, आप उसे पूरा खर्च करने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। पिछली बार ली हाओ लापरवाह था और लोंग चेन द्वारा पकड़ा गया था, जिसके कारण इतनी बुरी हार हुई थी। वह कभी भी खुद को फिर से वही गलती करने नहीं देगा। इस बार मामला पिछली बार से अलग है। वह जीवन मरण के द्वंद्व की बात कर रहे हैं। अंतिम द्वंद्व युद्ध में यद्यपि यदि वह दूसरे पक्ष को मार देता तो वह जिम्मेदार नहीं होता, किंतु जब तक दूसरा पक्ष हार स्वीकार नहीं कर लेता तब तक वह दूसरे पक्ष को नहीं मार सकता था। लेकिन जीवन मरण की लड़ाई अलग है। जब दो लोग मंच पर जाते हैं तो यह अपनी जान सौंपने के बराबर होता है। यदि वे हार भी स्वीकार कर लें तो भी यह बेकार है। विजयी पक्ष अपनी इच्छानुसार दूसरे पक्ष के जीवन और मृत्यु का निर्णय कर सकता है। ठीक है, हम कल दोपहर 3:15 बजे जीवन और मृत्यु के मंच पर मिलेंगे, ली हाओ ने व्यंग्य किया और सिद्धार्थ को ऐसे देखा जैसे वह एक मरा हुआ आदमी हो। सिद्धार्थ ने मन ही मन उपहास किया, अब बंदर को डराने के लिए मुर्गी को मारने का समय आ गया है। यह देखकर कि ली हाओ जाने वाला था, सिद्धार्थ ने भयावह ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, चलते समय संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देना, गिरना नहीं। सिद्धार्थ के शब्दों को सुनकर ली हाओ, जो पहले ही जाने के लिए मुड़ा था, अचानक सख्त हो गया। उसका चेहरा लगभग विकृत हो गया। वह सिद्धार्थ के शब्दों का अर्थ समझ गया। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे उसने सिद्धार्थ की बातें न सुनी हो, और धीरे धीरे साहित्य हॉल की दूसरी दिशा की ओर चल दिया। लेकिन सिद्धार्थ के शब्द स्टील की सुइयों की तरह थे, जो उसके संवेदनशील अंगों में चुभ रहे थे। उसे ऐसा महसूस होता था कि जब भी वह अपने पैर ऊपर उठाता था तो दिल को चीर देने वाली यादें ताज़ा हो जाती थीं। वह ऐसे चले जाना चाहता था जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही उसका चलना अस्वाभाविक होता जाता और हर कोई उसे अजीब नजरों से देखने लगता। ली हाओ को देखते हुए, जो बत्तख की तरह दूर जा रहा था, सिद्धार्थ के बगल में किसी ने उसे सावधानीपूर्वक याद दिलाया, भाई लॉन्ग, तुमने उसकी बात क्यों मान ली? वह जीवन मरण की लड़ाई थी और कोई तो मरेगा ही। कोई बात नहीं। आज मैंने देखा कि उसका चेहरा काला और मौत जैसा था, और यह इस बात का संकेत था कि भूत ने उसके जीवन को बंद कर दिया है। परसों वह जीवित नहीं बचेगा। वैसे मुझे आपसे कुछ मदद मांगनी है। जब सिद्धार्थ ने बोलना समाप्त किया तो उसने फुसफुसाकर उनसे कुछ कहा। सबने एक दूसरे को देखा और अंत में फैटी यू नामक व्यक्ति ने दांत पीसते हुए कहा, भाई लांग, चूंकि आपने पूछा है तो आप मेरी सारी बचत ले सकते हैं। उसके बाद उसने सिद्धार्थ को एक क्रिस्टल कार्ड सौंपा। सिद्धार्थ को उम्मीद नहीं थी कि फैटी यू इतना वफादार होगा। कार्ड पर 80,000 सोने के सिक्के थे। यद्यपि वे सभी राजकुमार और कुलीन हैं, लेकिन वे मूलतः गौण शाखाओं से हैं और उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता। ये सोने के सिक्के मोटे आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम हैं। अरे, मेरे पास भी 60,000 हैं, ले लो। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 30,000। भाई लॉन्ग, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। मेरे पास। सिद्धार्थ ने शुरू में सोचा था कि उनसे 80,000 उधार लेना पहले से ही बहुत ज्यादा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे पूरे दिल से उसकी मदद करेंगे। हर कोई, अगर मैं मर जाता हूं तो आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, सिद्धार्थ ने याद दिलाया, क्योंकि उसने अपने हाथ में क्रिस्टल कार्ड देखा था। भाई लॉन्ग, आप हमें नीची नजर से देखते हैं, है ना? हम सभी अभ्यास करने में असमर्थ हैं और उनसे बहुत पीड़ित हैं। भाई लॉन्ग, आप उनसे मौत तक लड़ने की हिम्मत रखते हैं? हालांकि हमारे पास वह साहस नहीं है, फिर भी हमें अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। जब कुछ लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ ली हाओ की जिंदगी और मौत की लड़ाई के लिए सहमत हो गया है, तो वे दुश्मन के प्रति अपनी सामान्य नफरत की भावनाओं को जगाने से खुद को रोक नहीं सके। जब उन्होंने सिद्धार्थ को मदद मांगते देखा तो वे गुस्से से लाल हो गए और सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। सिद्धार्थ ने अपने दिल में इस एहसान को याद करते हुए सिर हिलाया। उसके हाथ में 2 लाख से अधिक स्वर्ण सिक्के होने के कारण उसके लिए कुछ करने के लिए यह पर्याप्त था। इसी समय कदमों की आवाज आई और लोगों का एक समूह साहित्य भवन में आया। साहित्य कक्ष, जहां पहले थोड़ा शोर था, तुरंत शांत हो गया। सिद्धार्थ ने आने वाले लोगों की दिशा में देखा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। लोगों का एक समूह आया जो चांद को घेरे हुए तारों की तरह एक आदमी को सहारा दे रहा था। उस आदमी का चेहरा सुंदर था,
कद लंबा था और दिखने में भी बहुत सुंदर था। वह कोई और नहीं बल्कि झो याओयान था, जो बर्बर मार्क्विस का बेटा था, जिसने अखाड़े में लोंग चेन को बुरी तरह पीटा था, लगभग उसे मार डाला था और अखाड़े से बाहर फेंक दिया था। झो याओयान मार्क्विस मनहुआंग का सबसे बड़ा पुत्र है और उसकी साधना सभी राजकुमारों में सर्वोच्च है, इसलिए वह उनके बीच बहुत लोकप्रिय है। जैसे ही झो याओयांग अंदर आया, उसने सिद्धार्थ और उसके समूह को देखा। वह थोड़ा मुस्कुराया, पास गया, सिद्धार्थ को देखा और कहा, पिछली बार जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैंने तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीटा था कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाई थी। उसने माफी मांगी, लेकिन उसके चेहरे पर माफी का कोई भाव नहीं था। उसके शब्द तिरस्कार से भरे थे, जैसे कोई सम्राट लोंग चेन की ओर देख रहा हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीटूंगा कि तुम्हारी दादी भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगी, सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके दिल में गुप्त रूप से गुस्सा था। उस दिन जब मैं उठा तो वहां केवल मेरी माँ और बूढ़ा फार्मासिस्ट ही थे। यह वाक्य अवश्य ही पुराने कोरियाई लोगों द्वारा फैलाया गया होगा। झो याओयांग के शब्द सिद्धार्थ को यह बताने के बराबर थे कि बूढ़ा आदमी उनमें से एक था, और हालांकि सिद्धार्थ की चोटें डरावनी लग रही थीं, वे घातक नहीं थीं। यद्यपि उसके सिर के पिछले हिस्से पर चोट लगी थी, तथापि वह खून से लथपथ थी, तथापि वह गंभीर नहीं थी। खुद के इलाज के लिए इतनी उच्च स्तरीय दवा का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये लोग स्पष्ट रूप से उसकी मां को डराने की कोशिश कर रहे थे और उनकी सारी बचत खर्च कर दी थी। मुझे मारने के बजाय वह अपने परिवार के वित्तीय संसाधनों को कमजोर करना चाहता था और उनका जीवन और भी बदतर बनाना चाहता था। इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी। सिद्धार्थ, तुम मौत की तलाश में हो। मुझे लगता है कि अब जब तुम्हारा घाव ठीक हो गया है तो तुम दर्द भूल गए हो। क्या तुम फिर से भाई याओयांग द्वारा आधी मौत तक पीटे जाना चाहते हो? यह सही है। जो व्यक्ति साधना नहीं कर सकता, वह बकवास बोलने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में मृत्यु की तलाश में है। मूर्ख, ऐसे मूर्ख को हमारे जैसा राजकुमार बनाना हमारा अपमान है। इससे पहले कि झो याओयांग कुछ कह पाता, उसके आसपास के लोगों ने पहले ही सिद्धार्थ की ओर इशारा करना शुरू कर दिया था और जोर जोर से गालियां देते हुए लार थूकना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ, हालांकि तुम और मैं दोनों ही राजकुमार हैं, एक स्वर्ग में है और दूसरा धरती पर। तुम सिर्फ एक छोटी सी चींटी हो और सिर्फ मेरी तरफ देख सकती हो। इसलिए भले ही मैं तुम्हें धमकाऊं, तुम्हें इसे सहना होगा, नहीं तो परिणाम पिछली बार की तरह होगा और तुम्हें एक मरे हुए कुत्ते की तरह पीटा जाएगा। झो याओयांग ने सिद्धार्थ की नाक पर उंगली उठाई और कहा, स्नैप। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराया और अचानक अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने झो याओयांग की उंगली को कसकर पकड़ लिया, थोड़ा बल लगाया और एक तीखी आवाज निकली। झो याओयांग चिल्लाया, जैसे उसके पूरे शरीर में तेज दर्द फैल गया हो। उसकी 10 उंगलियां उसके दिल से जुड़ी हुई थीं और वह अनजाने में सिद्धार्थ द्वारा झुका दिया गया था। यद्यपि वह क्यूई संक्षेपण के 7वें स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति है, जब तक वह रक्त जमावट क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता है, तब तक उसके भौतिक शरीर की ताकत आम लोगों की तुलना में थोड़ी ही अधिक मजबूत होती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह घटना अचानक घटी और उसके पास विरोध करने का न तो समय था और न ही भाग्य। एक बार उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण हो गया तो वह एक साधारण व्यक्ति से भिन्न नहीं रहेगा। सिद्धार्थ ने झो याओयांग की ओर देखा, जिसका चेहरा दर्द से लगभग विकृत हो गया था, और संदेह से पूछा, ऊपर नीचे देख रहे हो? क्या तुम अपने बारे में बात कर रहे हो? अचानक हुए इस परिवर्तन से सभी लोग हैरान रह गए। इस समय झो याओयांग इतनी पीड़ा में था कि वह बोल नहीं पा रहा था। तभी बाकी लोगों ने प्रतिक्रिया की और लोंग चेन पर हमला कर दिया। बेवकूफ, भाई याओयांग को जाने दो। जो कोई भी यहां आने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। झो याओयांग के आसपास के लोगों ने जब देखा कि लोंग चेन उस पर हमला कर रहा है तो वे चिल्लाए और आगे बढ़े। जैसे ही सिद्धार्थ आगे बढ़ने वाला था, अचानक एक लंबा व्यक्ति सिद्धार्थ के पास प्रकट हुआ और लोगों के समूह पर गर्जने की तरह चिल्लाया, जिससे सभी के कान के पर्दे बज उठे। उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद सिद्धार्थ के होठों पर मुस्कान आ गई। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शी फेंग था। जो राजकुमार आगे बढ़ने वाले थे, वे तभी रुक गए जब शी फेंग प्रकट हुआ। शी फेंग एक अलग और स्वाभिमानी व्यक्ति था जो गुट बनाना पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी साधना सभी राजकुमारों में सबसे अधिक थी और उसका लंबा और शक्तिशाली शरीर उन्हें तुरंत भयभीत कर देता था। एक क्षण के लिए सभी लोग चुप हो गए। पूरे साहित्य हॉल में एकमात्र आवाज झो याओयांग की दर्द भरी कराह थी। आप क्या कर रहे हो?
अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी और एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। सभी के चेहरे कठोर हो गए और वे सभी बूढ़े आदमी की ओर देखने लगे। वह बूढ़ा आदमी साहित्य भवन का व्याख्याता था, जो एक कन्फ्यूशियस विद्वान था। ऐसा कहा जाता था कि वह ईमानदार और सच्चे, गंभीर और प्रतिष्ठित थे। कानून के अनुसार साहित्य के हॉल में लड़ने वालों को 1 महीने के लिए हिरासत में रखा जाएगा। क्या आप कोशिश करना चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस ली। सिद्धार्थ की आंखें घूम गईं। उसने झो याओयांग की मुड़ी हुई और विकृत उंगली को ढीला किया और बूढ़े आदमी को जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपने गलत समझा। हम अभी लड़ नहीं रहे थे, हम सिर्फ एक परीक्षण कर रहे थे। ओह, टेस्ट? कौन सा टेस्ट? बूढ़े आदमी को स्पष्ट रूप से बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था और उसने सिद्धार्थ को ठंडी नजरों से देखा। हम परीक्षण कर रहे हैं कि 5 अंगुलियों की घेराबंदी में एक उंगली कितनी देर तक टिक सकती है। इस परीक्षण के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एकता की शक्ति अप्रतिरोध्य है। कोई भी उंगली कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह अलग-थलग होती है और उसकी ताकत सीमित होती है। केवल भागीदारों के समर्थन से ही हम लगातार ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, अधिक मजबूत और अधिक टिकाऊ बन सकते हैं। इस परीक्षण में झो याओयांग और मैंने दोनों को ताकत का ज्ञान और समझ हासिल की, जो हमारे भविष्य के अभ्यास के लिए बहुत मददगार होगी। ऐसा कहा जाता है कि हमें बहुत लाभ हुआ है। भाई झो, क्या आप सहमत नहीं हैं? सिद्धार्थ ने झो याओयांग को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। झो याओयांग इतना क्रोधित था कि वह लगभग बेहोश हो गया, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसे यह हार सहनी पड़ी। अन्यथा यदि उसने इनकार किया तो उसे और सिद्धार्थ दोनों को हिरासत में ले लिया जाएगा। भले ही वह राजकुमार था, वह साहित्य हॉल के नियमों को नहीं तोड़ सकता था। हाँ? झो याओयांग ने अपनी आवाज को शांत रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन भयंकर दर्द के बाद उसकी आवाज भी भारी हो गई, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह लोहे को खुरच रहा हो। बूढ़े आदमी ने सिद्धार्थ को देखा, उसकी आंखों में चिढ़ाने की झलक दिखी और उसने सिर हिलाया और कहा, इस मामले में मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। याद रखना, भविष्य में यहाँ परेशानी मत खड़ी करना। जब सबने यह सुना तो वे यह सोचकर आह भरने लगे कि लोंगचेन भाग्यशाली था। बूढ़े व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से देखा कि सिद्धार्थ बकवास कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने उन्हें जाने दिया। बस मेरा इंतजार करो। झो याओयांग ने अपने दांत पीसते हुए ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। सिद्धार्थ का कदम बहुत निर्दयी था। उसने न केवल अपनी उंगलियां तोड़ दी, बल्कि अपनी एक उंगली की मेरिडियन को भी मोड़कर गांठ बना दी। अन्यथा झो याओयांग को इतना दर्द नहीं होता और उसके पास प्रतिरोध करने की ताकत नहीं होती। भाई झो, परीक्षण के लिए मेरे पास आने के लिए आपका हमेशा स्वागत है। सिद्धार्थ विनम्रता से मुस्कुराया। अरे कमीने, आज मैं बस थोड़ा सा ब्याज वापस मांग रहा हूं। सबसे अच्छा हिस्सा अभी आना बाकी है। 200 से अधिक राजकुमार चुपचाप बैठे रहे। बूढ़े आदमी ने संतोष से सिर हिलाया और बकवास की एक श्रृंखला शुरू कर दी। अफसोस, यह सुनकर सभी को नींद आ गई, लेकिन वे सोने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यद्यपि उस बूढ़े व्यक्ति के पास कोई कौशल नहीं था, फिर भी पूरे इंपीरियल अकादमी में उसका निर्णय अंतिम था। यदि आपने उसे नाराज कर दिया और उसने आपको निष्कासित कर दिया, तो आपको दोपहर में मार्शल आर्ट इकट्ठा करने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। यह 2 अंडों के समान है, एक सड़ा हुआ अंडा और एक अच्छा अंडा, लेकिन यदि आप अच्छा अंडा खाना चाहते हैं तो आपको पहले सड़ा हुआ अंडा खाना होगा। बूढ़ा आदमी कुछ ऐतिहासिक उपाख्यानों, देश पर शासन करने के ज्ञान, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और पशुपालन के बारे में बात कर रहा था, और यहाँ तक कि लोंगचेन भी लगभग सो गया। हालांकि मोटे आदमी और उसके साथियों ने बहुत गंभीरता से सुना, क्योंकि वे खेती करने में असमर्थ थे और उन्हें उम्मीद थी कि वे अपने ज्ञान का उपयोग भविष्य में सरकारी पद पाने के लिए करेंगे। कष्ट सहने के बाद वे अंततः दोपहर तक वहां पहुंच पाए। दोपहर के भोजन के बाद सभी लोग मधुमक्खियों के झुंड की तरह युद्ध कौशल मंडप की ओर दौड़ पड़े। यहाँ तक कि फैटी यू जैसे लोग जो साधना का अभ्यास नहीं कर सकते थे, वे भी भाग गए। कॉम्बैट स्किल्स पैवेलियन में अनगिनत कौशल और तकनीकें थीं, इसलिए अपना भाग्य आजमाना अच्छा होगा। युद्ध कौशल मंडप 3 मंजिलों में विभाजित है, लेकिन केवल निचली मंजिल ही सभी राजकुमारों के लिए खुली है। यद्यपि यहाँ केवल एक ही मंजिल है, फिर भी यहाँ विभिन्न युद्ध कौशल और तकनीकों से भरी 17 पुस्तक अलमारियां हैं, जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगती हैं। भाई याओयांग, मैंने सिद्धार्थ को जीवन मृत्यु द्वंद्व के लिए चुनौती दी है। इस बार मुझे तुम्हारा बदला लेने के लिए उसे मारना ही होगा। ली हाओ चुपके से झो याओयांग के पास गया और सम्मानपूर्वक कहा।
इस समय झो याओयान ने अपनी उंगलियों में दर्द को रोकने के लिए अपनी किस्मत का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके जोड़ों की हड्डी उखड़ गई थी और उसकी मेरिडियन मुड़ गई थी। उसे इलाज में मदद के लिए एक फार्मासिस्ट ढूंढना पड़ा। अभी उसे मारने का समय नहीं है, अन्यथा मैं उसे पिछली बार ही मार देता। झो याओयान ने अपना सिर हिलाया और अचानक पूछा, वैसे पिछली बार आप उससे कैसे हार गए थे? खैर अफसोस, असल में मैं लापरवाह था और सिद्धार्थ ने अवसर का फायदा उठाया। लानत है, मैं बहुत गुस्से में हूं कि मैं एक बार इस कचरे से हार गया था, ली हाओ ने घृणा से कहा। पिछली हार के कारण उनकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा और कुछ लोगों ने उनकी पीठ पीछे उनके बारे में अफवाहें भी फैला दी, जिससे वे लगभग पागल हो गए। वह हमेशा यही मानता था कि पिछली बार की घटना एक छोटी सी लापरवाही थी, इसलिए वह इस बार सिद्धार्थ को मारना चाहता था। सिद्धार्थ को नहीं मरना चाहिए, कम से कम अभी नहीं, ऐसा मत होने दो। झो याओयान को डर था कि ली हाओ उसकी बात नहीं समझ पाया, इसलिए उसने जानबूझकर उसे फिर से दोहराया। हमें क्या करना चाहिए? बस उसे जाने दें, ली हाओ ने कुछ अनिच्छा से कहा। झो याओयान ने अपनी मुड़ी हुई और विकृत उंगलियों को देखा, अपने दांत पीसते हुए कहा, हालांकि हम उसे मार नहीं सकते, फिर भी हम उससे 1 या 2 हिस्से ले सकते हैं। ली हाओ की आंखें चमक उठीं जब उसने यह सुना और उसने उत्साह से कहा, ठीक है, इस बार मैं उसके अंडकोशों पर लात मारने जा रहा हूं। ओह, और मुझे उसकी एक आंख भी चाहिए। धिक्कार है, उसकी आंखें मुझे असहज कर देती हैं। झो याओयान और ली हाओ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि सिद्धार्थ, जो किताबों की शेल्फ को देखने का नाटक कर रहा था, भी मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान उनकी मुस्कान से भी अधिक ठंडी थी, जैसे एक तेंदुआ 2 फुसफुसाती भेड़ों को देख रहा हो। सिद्धार्थ ऐसी स्थिति में था जहां उसकी आत्मिक शक्ति केवल 2 लोगों की गतिविधियों का पता लगा सकती थी। यद्यपि वह सुन नहीं सकता था कि वे क्या कह रहे थे, परंतु उनके होठों के आकार को देखकर वह लगभग सटीक अनुमान लगा सकता था। उन दोनों को किताबों की अलमारी में रखी क्लासिक किताबों को ऐसे पलटते हुए देखकर जैसे कुछ हुआ ही न हो, सिद्धार्थ इतना आलसी हो गया कि उसने उन पर ध्यान ही नहीं दिया और सही मायने में अपने लक्ष्य की तलाश करने लगा। उनकी स्मृति में 9 सितारा शरीर वर्चस्व तकनीक के अलावा लगभग सभी ज्ञान कीमिया के बारे में था और अब उन्हें वास्तव में एक युद्ध कौशल में महारत हासिल करने की आवश्यकता थी। सिद्धार्थ को एक युद्ध कौशल पसंद आया और वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, तभी अचानक एक काले चेहरे वाले आदमी ने उससे पहले ही युद्ध कौशल की किताब छीन ली। माफ करना, इस राजकुमार को यह बहुत पसंद आ गया है। उस आदमी ने सिद्धार्थ की तरफ देखा तक नहीं और किताब को ऐसे पलटता रहा जैसे आसपास कोई भी न हो। सिद्धार्थ ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। यह स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था, लेकिन सिद्धार्थ नाराज नहीं हुआ और उसने किताबों की शेल्फ बदल दी। जैसे ही उसने ताड़युद्ध तकनीक पर एक पुस्तक देखी और उस पर काम करने वाला था, काले चेहरे वाला आदमी जो किनारे पर इंतजार कर रहा था, ने उसे फिर से छीन लिया। माफ करना, बेन। पापा। एक जोरदार थप्पड़ काले चेहरे पर पड़ा, जिससे उसकी बातें बीच में ही रुक गईं। शक्तिशाली बल ने उसे सीधे थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया।